गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 में कला वर्ग के छात्रों के लिए आज पद्य भाग का दूसरा अध्याय होगा, जिसमें आप अध्ययन करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। इनका इस प्रकार से इनका कृतित्व और व्यक्तित्व का अध्ययन आप कर लें। इसके बाद इनके द्वारा लिखित जो नागमती वियोग वर्णन है, जो 12 वर्णन इन्होंने किया है, उसका अध्ययन आप करेंगे। वैसे सभी के पास पुस्तकें हैं और पुस्तकों में ही आप इनसे संबंधित इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप उनसे डिटेल्स अध्ययन कर लेंगे। संक्षिप्त में जानकारी हम यहाँ से भी देते हैं एक वीडियो के माध्यम से। वैसे इनका जन्म के बारे में अभी विद्वानों में ही मतभेद है। वैसे यह मुसलमान कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम था। मलिक जो शब्द है इनके वंश परंपरा से संबंधित है। वंश परंपरा की उपाधि मिली हुई है इन्हें मलिक, और उनका मूल नाम जो था मोहम्मद था। मलिक मोहम्मद जायसी चूँकि जायस नगर के रहने वाले थे, जैसा कि इन्होंने खुद ही कहा है कि जायस नगर मोर स्थानु, ऐसा कहकर के अपने काव्य के माध्यम से ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जायस नगर के रहने वाले थे। जायस नगर जो है रायबरेली ज़िले में पड़ता है, वो रायबरेली ज़िले में ही जायस नगर है, तो वहीं के ये रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यह शरीर से बहुत ही कुरूप थे। कुरूप इसलिए थे कि जब ये 7 वर्ष की अवस्था में थे तो इनको चेचक हो गया था। चेचक में इनकी एक आँख और एक कान चली गई, नष्ट हो गई। पूरी तरह से यह काले कुरूप तो थे ही, और एक आँख और कान उस पर भी गायब। तो फिर इनकी कुरूपता को देखकर बादशाह, उस समय जो जहाँ का शहंशाह था, जो बादशाह था, वो शेरशाह था। शेरशाह इनको देख के हंसने लगा। इन्होंने कहा, मोह हंसस, मोह का हंससी कि कोहरई। इन्होंने एक प्रकार का प्रश्न किया कि मुझ पर हंस रहे हो या उस कुंभकार को जिसने मुझे बनाया। मनुष्य भी एक जिस प्रकार से घड़ा बनाता है, उसी तरह से ईश्वर ने हम सब मानवों को वह घड़े के रूप में ही ढाला है, साँचे के रूप में ढाला है। तो वह उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी जी ने उससे एक तरह से प्रश्न किया कि मोह का हंसेसी कि कोहरे, यानी मुझको हंसते हो देखकर, या उस कुम्हार के ऊपर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। कहा जाता है कि बादशाह बहुत ही लज्जित हुआ इनकी बात को सुन करके, और बिल्कुल वो निराश हो गया। वो तो कमेंट्स पास किया कि बहुत खुश होंगे लोग, मतलब हंसी करेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा प्रश्न ही कर दिया। वो बिल्कुल लज्जित हो गया। उसको ऐसा लगा कि उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। कहा जाता है इनका विवाह भी हुआ था, पुत्र भी थे, लेकिन इनका जो भी पुत्र थे, असामयिक ही उन पुत्रों की भी मृत्यु होती गई। और असामयिक मृत्यु होने के कारण इनके हृदय में वैराग्य जगा और वो भक्ति की तरफ उन्मुख हुए, और एक जंगल में जाकर साधना करने लगे। वो वहीं जायस अमेठी से कुछ दूर पर ही एक जंगल है। अमेठी के महाराज को, अमेठी के जो उस समय राजवंश था, तो अमेठी के राजवंश को इन्होंने किसी रानी को आशीर्वाद दिया था पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ भी, जिससे अमेठी के राजा इनको बहुत मानते थे और उनके राज परिवार में इनका बड़ा सम्मान था। कहा जाता है कि वहीं से कुछ दूर जंगल में साधना कर रहे थे, लेकिन इनकी शेर की आवाज़ के धोखे में किसी ने इनको गोली मार दिया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। यूसुफ मलिक, सालार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख, ये इनके 4 बड़े घनिष्ठ मित्र थे,
और इस प्रकार से जब उनको हमने अभी बताया कि इनको शेर के धोखे में किसी ने, शिकारी ने, किसी ने इनको गोली मार दिया और वहीं 1542 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि इनका मृत्यु हो गया। ये तो इनका एक तरह से संक्षिप्त जीवन परिचय है। वैसे कृतित्व के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने स्वयं, हमने आपको पहले ही बताया कि ये मुसलमान होते हुए भी हिंदू राजा रानियों के ऊपर इन्होंने अपना काव्य सृजन अधिक किया है। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सब इनकी विशेष रचनाएं हैं। पद्मावती इनके यश का अक्षय कीर्ति माना जाता है। इनकी ख्याति सबसे अधिक पद्मावत के माध्यम से ही फैली। सबसे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ इनका पद्मावत है, जो इनकी कीर्ति का आधार कहलाए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 ईस्वी में शुरू हुआ था और समाप्ति 1540 ईस्वी में हुआ। यानी 1520 से 1540 20 वर्ष का समय लग गया इसको लिखने। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। आप उसी पद्मावत का कुछ अंश आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें रानी नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। रतन सेन रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वो जो है कि उस रानी को छोड़ करके चले जाते हैं, नागमती को छोड़ करके चले जाते हैं पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए उसमें प्रत्येक महीने में 12 महीने चैत से, हिंदी महीने चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे होता है। तो ये 12 महीने का वर्णन है उसमें, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इनकी प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और इनका सर्वोत्कृष्ट, वैसे तो मैं सबके बारे में बताऊं कि भाई पद्मावत के बारे में ही बताया कि वो कैसा ग्रंथ है। वह अखरावट क्या है कि वो अक्षरों पर, एक एक अक्षरों पर लेकर के और दर्शन के सिद्धांत है चौपाइयों में लिखी गई, ये ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि संबंधित वर्णन है इसमें। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन है, यानी मृत्यु उपरांत क्या होता है, प्राणी कैसे, तमाम भ्रांतियाँ, लोग कई तरह की बातें करते हैं। तो इन्होंने एक आखिरी कलाम भी लिखा है जिसमें प्राणी के मृत्यु के बाद क्या होता है उसका वर्णन है। और चित्ररेखा में इंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा है तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर के प्रेम, यह इन दोनों के प्रेम गाथा है। यह भी जो है चित्ररेखा एक तरह से ये कहा जाए कि यह एक प्रेम गाथा है। जायसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद और मर्मस्पर्शी है। खंडऋतु वर्णन, 12मासा वर्णन, जायसी के संयोग और विरह वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल है। जायसी चूँकि रहस्यवादी कवि हैं और रहस्यवाद ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इनके ये जो पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें लौकिक से अलौकिक के तरफ बढ़ने का प्रयास है। रतन सेन इसमें जीव है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि यह सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष रतन सेन प्रियतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। अब जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की व्यंजना रूपक के आवरण में किया है, यानी रूपक प्रतीक कुछ और है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया है। इनकी प्रधानता कबीर में दिखाई देती है। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है। संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब मुझसे ही व्याप्त है। जैसा कि कठोपनिषद का मंत्र, पहला मंत्र ही हमने आपको वंदना नामक वो जो प्रथम अध्याय है संस्कृत से हमने बताया था, वही भाव इसमें भी है कि वह प्रकृति के कण में ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। वही पद्मावती है। पद्मावती मतलब ईश्वर, परम पिता, परमात्मा। लेकिन इसमें काव्य में क्या है, वह एक रानी का प्रतीक है। ये पुरुष क्या, रतन सेन क्या, जो एक नायक का प्रतीक है। तो उसमें लौकिक से दिखाते हुए अलौकिक के तरफ बढ़ने का इनका
प्रयास है, बड़ा अच्छा प्रयास है। यहाँ तक कि इनकी भाषा, अलंकार, छंद आदि का विशेष इसमें महत्व है। जायसी का जो शैली है वो मसनवी शैली में लिखे हैं। मसनवी शैली में खास करके वो पद्मावत की रचना वो किए हैं, जो काव्योचित सौष्ठव विद्यमान है, जिसमें दोहा, चौपाई जायसी के प्रधान छंद है। पद्मावत की भाषा की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था, जायसी की अवधि भाषा शास्त्रियों के लिए स्वर्ग है। जहाँ उनकी रुचि की अपरिमित सामग्री सुरक्षित है। मैथिली के लिए जो स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वही महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। इस प्रकार से हम एक कह सकते हैं कि जायसी बड़े ही उत्कृष्ट और बड़े ही प्रेम मार्गी शाखा के जो भी कवि हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कवियों के रूप में माने जाते हैं। तो आइए इनका अगला इनका जो अध्याय है 12 भाषा वर्णन जो है, नागमती वियोग वर्णन, उसका अध्ययन करते हैं।